ये कहानी है बादलपुर गांव की। हंसता खेलता बादलपुर गांव। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। सब लोग अपने काम में मगन रहते। बस एक ही बात जो गांव में रहने वाली रधिया को खलती थी, वो थी गांव और समाज में ऊंची और नीची जाति का भेदभाव। गांव में अक्सर जात पात की बात होती थी। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को थोड़ा अलग रखते। एक दिन मुखिया का बेटा शहर से पढ़कर जब गाँव लौटता है, पिताजी माताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे स्टेशन पे लेने भी नहीं आए। आप लोगों से मैं नाराज हूँ। अरे बेटा, अब क्या कहूँ, हम तुझे लेने आने वाले थे, लेकिन 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 क्या पिताजी, क्या बात हो गई? बेटा दरअसल वो बात ये हो गई कि अरे तू इनसे क्या पूछता है बेटा? तू तो जानता ही है कि गांव में छोटी जाति वाले लोग भी रहते हैं। सुबह सुबह उनका मुंह देख लो तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। माँ आप भी ना, क्या बात करती हो? अब ये सब कौन मानता है भला? आज की दुनिया में सब बराबर है। तू ये सब रहने दे बेटा, चल हाथ मुंह धो ले। आज तेरे लिए तेरी माँ ने तेरी पसंद का खाना बनाया है। रमेश हाथ मुंह धोने चला जाता है और खा पीकर बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो घूमने निकल जाता है। गांव में घूमता हुआ जब वो बाग की तरफ जाता है तो उसकी नजर बाग में घूम रही एक लड़की पर पड़ती है। वो बाग में घूमते घूमते आम चुरा रही थी। अरे कौन कौन है वहाँ पर? सुनो इधर। रधिया सामने आती है और रमेश उसकी खूबसूरती देखकर रधिया से पहली नजर में ही प्यार करने लगता है। वो चाहकर भी रधिया से कुछ कह नहीं पाता, बस रधिया को देखता रह जाता है। ऐसे का देखा तो बाबूजी, आम ही तो चुराए हैं, कोई सोना चांदी थोड़ी। अरे इतना घूर के देखत हो, हमार बाबूजी ई बाग में काम करत हैं। अगर एगो आम हम ले लिए तो गलती कर दिए का? हाँ बोला। कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुमने आम तोड़ ही लिए है तो ले जाओ। ऐसा है बाबूजी, हमें नहीं लेने आम, अपने आमों को अपने पास ही रखियो। रधिया बड़बड़ाती हुई चली जाती है और रमेश बस उसको देखते रह जाता है। अगले दिन रमेश वहाँ उस बाग में फिर पहुँचता है, लेकिन रधिया उसको वहाँ नहीं दिखती। पर रमेश तो जैसे रधिया के प्यार में दीवाना हो गया था। हर वक्त रमेश रधिया को ढूंढता रहता है। एक दिन गाँव में एक मेले में रधिया रमेश को देखती है। उसे रमेश टोकता है, लेकिन रधिया उसको कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है कि तभी मेले में रधिया के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उसे छेड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो जाने मन, हमें भी साथ ले लो। अरे सुनो, ये जवानी यूं ही क्यों बर्बाद कर रही हो? इतने में रमेश पीछे से पहुंच जाता है। रमेश को देखकर रधिया बिना सोचे समझे रमेश के पास चली जाती है और रमेश को देखकर गुंडे भी पीछे हट जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद सुनो, ऐसा है वो गुंडे पीछे पड़ गए थे, इसीलिए हम तुम्हारे पास चली आई, वरना मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कम से कम आज उनके ही बहाने सही, लेकिन तुम साथ तो आई। मैं तो तुम्हें उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि तुम बड़ी जाति वाले हम लोगों को कुछ नहीं समझते हो, और तो और तुम सब मिलकर हम लोगों को भरी पंचायत में बदनाम करने की सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। रधिया कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है, लेकिन रमेश का भोला चेहरा उसके सामने मंडराने लगा था और वो भी रमेश को चाहने लगी थी। लेकिन वो समाज से डरती थी कि कहीं गांव में बड़ी जाति वाले लोग उसके घर परिवार वालों को परेशान न कर दे। पर प्यार करने वालों को क्या कोई रोक सकता है। एक दिन फिर दोनों की मुलाकात हुई। इस बार रमेश कुछ नहीं बोलता। रधिया खुद रमेश से कहती है, रधिया नाम है हमारा, तुम्हारा नाम क्या है? जी रमेश नाम है मेरा। तुम किसी से कहे तो नहीं कि हम आम चुराए रहे? एक शर्त पे, तुम मुझसे बात करते रहोगी तो नहीं कहूंगा। रमेश की बात सुन रधिया ने हाँ कह दिया और दोनों में दोस्ती और उसके बाद प्यार शुरू हो गया। दोनों छुप छुप के मिलने लगे। दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते थे और अक्सर एक दूसरे में खोए रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में ये बात ऊंची जाति वाले एक इंसान को मालूम चल गई। उसने ये बात गांव में सबको बता दी। फिर शुरू हुआ असली खेल। भरी पंचायत में रधिया को सजा के तौर पर गांव से निकलने का ऐलान कर दिया गया। रधिया के पिता को लाठी डंडे से मारा गया। रधिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने घर जाते ही आत्महत्या कर ली। जब रमेश ने यह बात सुनी तो उसने भी अपनी जान दे दी। कुछ दिनों बाद रधिया के बूढ़े माँ बाप भी चल बसे। गांव में सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। एक दिन अचानक जोरदार तूफान आया और रुकने का नाम ही नहीं लिया और उस तूफान ने सारे गांव में तबाही मचा दी। सभी गांव वाले मुखिया के घर गए। मुखिया जी कुछ कीजिए, गांव डूबता जा रहा है, लगता है कि अब हम में से कोई नहीं बचेगा। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मुखिया जी अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही हमारा सहारा हैं। अब तो एक ही सहारा है, पहाड़ी वाले बाबा, वो ही हमें बचा सकते हैं।
गांव वाले मुखिया के साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास किसी तरह पहुंचते हैं और खुद को बचा लेने की गुहार करते हैं। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग इस कहर से नहीं बच सकते। तुम लोगों ने रमेश और अधिया को मिलने नहीं दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा ऐसा मत कीजिए, मैंने भी अपना बेटा खोया है, मेरा भी बेटा मुझसे दूर हुआ है, लेकिन मैं इस गांव को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता, कुछ तो उपाय कीजिए। पहाड़ी वाले बाबा आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने जो किया ये उसी का परिणाम है। अब एक काम करो, आज से 3 दिन बाद जब ये तूफान हल्का होगा तो तुम रमेश और अधिया की मूर्ति बनवाना और उनको सम्मान देना, तभी बच पाओगे। और जब तक तूफान हल्का ना हो जाए तुम लोग यहीं पहाड़ पर रह सकते हो। गांव वालों ने ऐसा ही किया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पर तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। पर हाँ, अब उस गांव में कोई ऊंची नीची जाति वाली बात नहीं करता और एक साथ सभी खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद लोगों ने गांव में रमेश और अधिया की मूर्ति बनवाई और दोनों हमेशा के लिए प्यार के भगवान कहलाने लगे उस गांव में। झंझारपुर में सीता नाम की एक औरत अपने बेटे राज के साथ रहती थी। सीता बहुत ही मॉडल और फैशनेबल थी। वह अपने बेटे की शादी एक मॉडल लड़की से कराना चाहती थी और अपने बेटे राज के लिए अपने ही जैसे एक अमीर और मॉडल लड़की की तलाश में थी। शाम का समय था। राज एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में अपने घर आता है और अपने बेटे को शादी के लिबास में देख सीता बोलती है, अरे बेटा, मैं तो तेरी शादी के लिए खुद ही लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन तू तो शादी करके आ गया। हाँ माँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक संस्कारी लड़की चाहता हूँ। आप बहुत ही फैशनेबल है। मैंने शुरू से सिर्फ और सिर्फ फैशन वाली चीजें देखी है, लेकिन आज तक मैंने अपना कल्चर ठीक से देखा ही नहीं है। अरे मेरे बच्चे, तू इसको ऐसे शादी करके लाया है, ये भी तो एक मॉडर्न तरीका है। देख, मैं भले तेरी मॉडर्न माँ हूँ, लेकिन अपने बेटे की खुशी को बहुत प्यार करती हूँ। खैर, तू इसको शादी करके ले ही आया है, तो अब ये मेरी बहू है और अब ये भी मेरी तरह मॉडर्न बनेगी। इतना कहकर वो उन दोनों को घर में आने को कहती है। यह सब देखकर रीतिका को बहुत ही शौक लगता है। वो चौंकते हुए अपनी सास से बोलती है, अरे मम्मी जी, हम दोनों ने अभी शादी की है, क्या आप हमारा गृह प्रवेश नहीं कराएंगी? ओह माय डियर, तुम मॉडर्न कल्चर में हो, कौन से जमाने में जी रही हो? यू बोथ आर सो क्यूट कपल्स। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर रीतिका राज से बोलती है, ओह माय गॉड, राज, ये तुम्हारी माँ है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी एजेड होने के बावजूद इतनी मॉडर्न। हाँ रीतिका, इसी बात का तो दुख है कि वो मॉडर्न है, क्योंकि उन्होंने अपने इस चमकती तमकती दुनिया में अपने कल्चर को ही खो दिया है। वो अपना कल्चर जानती ही नहीं है। डोंट वरी राज, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना कहकर रीतिका और राज दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह जब रीतिका साड़ी पहनकर नीचे किचन में आती है, तब उसकी सास उसे इंडियन कल्चर में देखकर बोलती है, अरे बेटा, तू बहू है, लेकिन तू बिल्कुल आंटी लग रही है। अरे आजकल के जमाने में साड़ी कौन पहनता है? चल, मैं तुझे एक से एक शॉर्ट ड्रेसेस दिलाती हूँ। मम्मी जी, अभी मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, वैसे भी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। डैम, घर पे खाना बनाओगी? रुको रुको रुको, मैं अभी फूड ऐप से नूडल्स और चाइनीज फूड मंगवा रही हूँ, ओके? जस्ट वेट। रीतिका अपनी सास को बाहर से खाना मंगवाने को मना करती है, लेकिन उसकी सास नहीं मानती और बाहर से खाना ऑर्डर करवा देती है। इस तरह दिन बीतने लगे। आए दिन सीता रीतिका को मॉडल रहने के लिए फोर्स करती है, लेकिन रीतिका एक मामूली और संस्कारी लड़की की तरह रहती है। एक दिन की बात है, सीता फूड ऐप से खाने का ऑर्डर करती है और थोड़ी देर बाद जब उसका ऑर्डर उसके घर के पास आता है और जैसे ही सीता दरवाजा खोलती है, वैसे ही वहाँ मौजूद डिलीवरी बॉय उसको छोटे छोटे कपड़ों में देखकर बोलता है, अरे वाह, मेरे सामने 45 साल की एक महिला इन छोटे छोटे कपड़ों में खड़ी है। ऐसे कल्चर तो देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पता है। जी बिल्कुल, अगर आपकी जगह कोई अच्छी सी लड़की होती तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लेता। हे भगवान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे इनडायरेक्टली किसी लड़की से कंपेयर कर रहे हो क्या? अरे नहीं मैम, खैर क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, चलिए आप मेरे घर में आइए। इतना कहकर सीता उस डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर ले आती है और जब वो अंदर पानी लेने के लिए जाती है तब डिलीवरी बॉय उसके घर में चोरी करने लगता है। जैसे ही वो चोरी करना शुरू करता है वैसे ही रीतिका आ जाती है और उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को फोन कर पुलिस को बुलाती है। जब तक पुलिस आए तब तक रीतिका उस चोर को पकड़कर खूब मारने लगती है और मारते हुए कहती है, तुम जैसे नीच इंसान को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि अपने बलबूते कुछ कमा सको।
थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट करके वहां से चले जाती है। यह सब देख सीता अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, ये तो एक चोर निकला। हाँ माँ, ये एक चोर है और आपने इसको अंदर क्यों आने दिया? वो दरअसल इसने मेरी थोड़ी तारीफ कर दी थी ना, इसीलिए। मम्मी जी, आप एक इंडियन हो और इंडियन कल्चर अपनाना आपका सबसे पहला फर्ज है, लेकिन आप उसे अपनाती ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपकी जरा सी तारीफ करे तो आप उसको सीधे घर के अंदर पनाह दे दें। अपनी बहू की बातें सुन अब सीता को अकल आ जाती है और वह मुंह लटकाए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक साड़ी पहनकर नीचे आती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, तू सही बोल रही है। मैं इंडियन हूँ और मुझे अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैं आज से मॉडर्न नहीं बल्कि एक मामूली सास बनकर रहूंगी। लेकिन बेटा, तू ये सब राज को मत बताना प्लीज। उसकी बातें सुनकर रितिका सहमत होती है और राज को कुछ नहीं बताती, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, वो भी मिलजुल कर, जहाँ सब कुछ संस्कार में चलता है।